नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन के बारे में, जिसको लेकर बहुत चर्चा करना इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत कॉमन इन्फेक्शन है और इसके बारे में डिटेल में खुल के बात करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि 4 में से 3 औरतों को ईस्ट इन्फेक्शन इन वेजाइना होता ही है लाइफ स्पैन में, और लाइफ स्पैन में हर एक औरत को 2 बार एटलीस्ट ईस्ट इन्फेक्शन होता है। तो ये ईस्ट इन्फेक्शन जो है, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उससे थोड़ा अलग होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन क्या है, वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन सिम्टम्स, वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो अंत तक देखें। तो चलिए, पहली बात तो है कि वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन क्या होता है। नॉर्मली ये जो है एक जो वेजाइनल स्ट्रक्चर्स होते हैं बॉडी के, यहाँ पर मैं डमी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाता हूँ। इसमें जो स्ट्रक्चर्स, मैं इसको अगर क्रॉस सेक्शन आपको विजुअलाइज करवाऊँ तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से आ रहा है, दिस इज वेजाइना। ओके, दिस इज द पार्ट। और उसके बाद ये वेजाइना रेस्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ कैसे कनेक्ट होता है। सर्विक्स रहता है, सर्विक्स एक क्लोजर और ओपन एक वाल रहता है जिसके साथ ये यूट्रस के साथ कनेक्ट रहता है, राइट। यूट्रस ही एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जहाँ पर आफ्टर प्रेगनेंसी ग्रोथ होगा, राइट, द फीटस का ग्रोथ होगा। तो फैलोपियन ट्यूब से ये कनेक्ट रहता है ओवरी के साथ। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है, ये जो वेजाइनल वाल रहता है इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया नॉर्मली तो प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जिसको लैक्टोबैसिलस स्पीसीज बोलते हैं। तो लैक्टोबैसिलस इस यहाँ पर मौजूद है जो अच्छे बैक्टीरिया है। उसके साथ साथ कुछ ईस्ट, ईस्ट मतलब अलग स्पीसीज की ईस्ट। ईस्ट एक ऐसी स्पीसीज जो, देखो, ईस्ट का अलग स्पीसीज से हम फर्मेंट करके लिकर्स बनाते हैं, दारू बनाते हैं। ईस्ट से फर्मेंट करके हम ब्रेड्स बनाते हैं। तो मगर यहाँ पर जो ईस्ट होता है वो अलग ईस्ट, उसका नाम होता है कैंडिडा, कैंडिडा एल्बिकांस। पर्टिकुलरली ये जो स्पीसीज ऑफ ईस्ट है कैंडिडा एल्बिकांस, ये रहता है और ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन कहा जाता है इसको, क्योंकि ये नॉर्मली जब अदर बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस के साथ रहता है तो लैक्टोबैसिलस इसकी ग्रोथ को उतना होने नहीं देता, सप्रेस करके रखता है। तो बैलेंस में रहता है बैक्टीरिया और ईस्ट। जब ये बैलेंस बना कर रहेगा तो कुछ नहीं होगा, नॉर्मली कोई भी डिजीज बीमारी वहां पर नहीं होता है। बिकॉज वेजिनल वाल नॉर्मली तो वहाँ पर यूरिनेशन के टाइम पे वो यूज़ होता है, इंटरकोर्स के टाइम पे यूज़ होता है, तो ये सारे टाइम पे यूज़ होता है। नॉर्मल वेजिनल डिस्चार्ज के टाइम पे वो यूज़ होता है। तो दैट प्लेस इज मॉइस्ट, वो जगह मॉइस्ट होता है और म्यूकस से भरा हुआ होता है। तो म्यूकस एक लेयर होता है जो हमें प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है खुद को, और इम्यून सिस्टम का जो सेल्स है वो भी यहाँ पर मौजूद होता है ताकि कोई भी बाहर से बैक्टीरिया आए तो उसको फाइट करके हरा पाए। तो किसी कारण अगर लैक्टोबैसिलस स्पीसीज बैक्टीरिया की जो अमाउंट है वो कम हो जाता है और जो ईस्ट है उसका परसेंटेज बढ़ जाता है वहाँ पर, अगर बैसिलस की अमाउंट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो फंजाई है यहाँ पर, जो ईस्ट है उसका अमाउंट है बढ़ जाएगा। तो जब ईस्ट यहाँ पर बढ़ जाएगा तो ईस्ट कॉलोनाइज करेगा और उस कॉलोनाइजेशन की वजह से इन्फेक्शन बढ़ेगा, उसके वजह से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आएगा। तो इस हिसाब से ही वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स के बारे में। वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन, ऑब्वियसली अगर वेजाइना में इन्फेक्शन हो रहा है तो इरिटेशन रहेगा, यहाँ पर जलन रहेगा, ईचिंग रहेगा। ये सबसे कॉमन सिम्टम्स है, जलन और इरिटेशन। एक ईचिंग सा फीलिंग होना, यहाँ पर एक जलन जैसा सिम्टम्स जब आप यूरिनेट करोगे तब जाके होगा, इंटरकोर्स के टाइम पे होगा और नॉर्मल टाइम में भी हो सकता है। और एक डिस्कम्फर्ट रहेगा, ये जेनाइटल जो एरिया होता है निचले हिस्से का, वो उस यहाँ पर ऐसा जलन सा और डिस्कम्फर्ट सा फीलिंग होगा। उसके साथ साथ जो वल्वा है, आउटर स्ट्रक्चर से, वहाँ पे भी आपको स्वेलिंग नजर आएगा, मतलब वहाँ पर सूजन हो जाएगा और वहाँ पर रेडनेस हो जाएगा, लाल और सूजन हो जाना। रैश भी हो सकता है कभी कभी, ठीक है। रैश कहाँ पर होगा, बाहर की तरफ भी हो सकता है, अंदर की तरफ भी रैश है, तो ये वेजाइनल रैश यहाँ पर होगा। और उसके साथ साथ एक डिस्चार्ज नॉर्मली वेजाइनल डिस्चार्ज तो कॉमन होता है। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल के हिसाब से डिस्चार्ज का कलर और थिकनेस, स्टिकीनेस चेंज होता है। और यहाँ पर जो होगा एक क्लियर वाइट कलर का हो सकता है, थिक वाइट कलर का हो सकता है, दोनों टाइप का ही डिस्चार्ज हो सकता है। और डिस्चार्ज सिर्फ नहीं, डिस्चार्ज के साथ साथ ये इसका जो अपीयरेंस है, डिस्चार्ज थोड़ा फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होएगा, पर्टिकुलरली वाइट थिक डिस्चार्ज होना इसका सिम्टम कंफर्म करता है कि यहाँ पर ईस्ट इन्फेक्शन हुआ है। और ईस्ट इन्फेक्शन ईचिंग बहुत कॉमन होता है। यूटीआई के साथ अगर कंपेयर किया जाए, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और जो वेजाइनल कैंडिडा एल्बिकांस के वजह से वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन है, डिफरेंस यही होता है कि यूटीआई में आप जब मतलब यूरिन को होल्ड करके ज़्यादा देर नहीं रख सकते क्योंकि अब एसिडिटी बढ़ जाता है, उसके हिसाब से
बार बार आपको बाथरूम जाना पड़ता है, उसके साथ जब बार बार आप बाथरूम जाते हो बहुत पेन होता है बाथरूम करने में। तो ये सारी चीज़ें यूटीआई में कॉमन होता है, उसके साथ ब्लीडिंग भी हो सकता है। मगर ईस्ट इन्फेक्शन ऑफ वजाइना में वो नहीं होता है, मगर रैशेस रहते हैं और उसके साथ डिस्चार्ज वाइट स्टिकी। तो ये डिफरेंस है दोनों में, दोनों, क्योंकि यूटीआई जो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन, ईस्ट मतलब फंगल इन्फेक्शन। अब देखो एंटीबायोटिक से ट्रीट होगा यूटीआई और एंटी फंगल से ट्रीट होगा वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ईस्ट इन्फेक्शन जो होगा, वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन, इसका कारण क्या हो सकता है। तो देखिए मैंने बताया आपको कि यहाँ पर एक बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया है और बुरे जो यहाँ पर कैंडिडा एल्बिकेंस फंजाई दोनों एक साथ है। बैक्टीरिया मर गया तब ये खुद को स्प्रेड करेगा, तभी ये डिजीज होगा। इसका मतलब है हेल्दी बैक्टीरिया का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर कभी कभी अगर कोई एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट आप लो, कोई दूसरे कारण में आप एंटीबायोटिक ले रहे हो, वो एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो जाके वो एंटीबायोटिक सिर्फ कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया कोई नहीं, सारे बॉडी के कोई भी बैक्टीरिया उसको मार सकता है। और ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक आप ले लोगे तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी अच्छे बैक्टीरिया को मारेगा और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी अच्छे बैक्टीरिया को मारेगा। तो जब बैक्टीरिया को ही मार देगा तो ऑटोमेटिकली जगह क्लीन हो गया, तो यहाँ पर जो फंजाई है, यहाँ पर कैंडिडा एल्बिकेंस, उसका ग्रोथ होना स्टार्ट होता है। तो ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक एक रीजन है। दूसरी रीजन हो सकता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल मात्रा बढ़ जाता है और ये कारण है। अगर ईस्ट्रोजन का मात्रा बॉडी में बढ़ जाए ड्यू टू प्रेगनेंसी, भी हो सकता है ड्यू टू यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसके वजह से ईस्ट्रोजन का मात्रा कभी अगर बढ़ता है बॉडी में, तब जाके वहाँ पर जो है सिक्रीशन बढ़ जाता है और भी कुछ कुछ चीज़ें चेंज होता है। रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चीज़ें की चेंज होता है, उसके वजह से देखा गया है कि जो फंगल इन्फेक्शन ऑफ वजाइना है वो होने के चांसेस भी बढ़ जाता है। और अगर किसी इंसान को इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम है, मतलब ठीक ठाक से इम्यून सिस्टम काम नहीं करता है, जैसे कि अगर कोई अंडर ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग ले रहा है कंटिन्यूसली, कोई ऐसा ट्रीटमेंट में हो, या फिर एड्स हो किसी को, तो उन लोगों में भी चांस होता है कि ऐसे वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन होना बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ और एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है ब्लड शुगर। अगर किसी के ब्लड शुगर है, डायबिटिक हो, तो ब्लड शुगर ठीक से रेगुलेट ना हो पा रहा है, तब जाके भी बहुत चांसेस बढ़ जाता है कि उनमें ना तो सिर्फ फंगल इन्फेक्शन हो वजाइना हो, बट उसमें यूटीआई होने का भी चांस बढ़ जाता है। तो किसी को अगर डायबिटिक फीमेल है तो उनको खास ध्यान रखना है कि वो वेजाइनल एरिया को ठीक ठाक से क्लीन करे और आफ्टर इंटरकोर्स उस जगह को ठीक ठाक से क्लीन करे, हर टाइम उसको क्लीन रखे। अदरवाइज डायबिटीज़ की कुछ मेडिसिन आते हैं ट्रीटमेंट, उससे भी यूटीआई होने का चांसेस ज़्यादा होता है। और कुछ टाइम पे बॉडी में अगर ग्लूकोज ज़्यादा है तो उससे भी चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि ईस्ट की ब्लड में ग्लूकोज होने ज़्यादा होने पे ईस्ट के ग्रोथ में हेल्प होता है बाद में। तो ये सारे चीज़ें कॉजेज़ हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन। तो यही बेसिकली कॉजेज़ है फंगल इन्फेक्शन इन वेजाइना। बात करते हैं कि वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन की डायग्नोसिस क्या होगा। डायग्नोसिस तो बहुत कॉमन है, क्योंकि सिम्टम्स सुन के ही डॉक्टर्स कह सकते हैं कि डायग्नोसिस फंगल इन्फेक्शन है। मगर एक डाउट रहता है कि ये फंगल इन्फेक्शन हो रहा है या फिर यूटीआई है। इसको रूल आउट करने के लिए एक कल्चर करना ज़रूरी होता है। तो यूरिन का भी रूटीन कल्चर होता है, रूटीन एनालिसिस होता है, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस होता है। उसके साथ जो डिस्चार्ज आ रहा है वेजाइनल डिस्चार्ज, उसका भी एक सैंपल लेकर उसको कल्चर करना पड़ता है। कल्चर मतलब सैंपल को हम प्लेस करेंगे ताकि उसमें कोई बैक्टीरिया हो, फंगस हो, कुछ भी हो, ग्रोथ आए, तो उसको देख के हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख के, या फिर उस कल्चर मीडियम का कलर चेंज और कुछ अलग अलग फीचर्स हैं जिसको हम देख के बोल सकते हैं कि कौन कौन सी इन्फेक्टिंग एजेंट मौजूद है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो कौन से बैक्टीरिया है, और वो एंटीबायोटिक जो ट्रीटमेंट होगा उससे ससेप्टिबल है होगा या नहीं, मतलब एंटीबायोटिक से वो मरेगा या नहीं मरेगा, ये भी देख पाएंगे। और अगर वो फंगल इन्फेक्शन है तो कौन सी फंगस है उस हिसाब से, क्योंकि अगर फंगल इन्फेक्शन होता है तो ट्रीटमेंट एंटी फंगल यूज़ करना पड़ेगा, और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक यूज़ करना पड़ेगा। कर लेते हैं कि वेजाइनल इन्फेक्शन, जो फंगल इन्फेक्शन ऑफ वेजाइना, उसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट ये होता है कि देखो ये सिंपल इन्फेक्टिव एजेंट है, या तो ये यहाँ पर हम सिर्फ फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात करें तो एंटी फंगल एजेंट्स दिया जाएगा। एंटी फंगल एजेंट्स अलग अलग टाइप का है जो कॉम्बिनेशन मोड में दिया जाता है। मगर यह एक चीज़ याद रखना कि ये फंगल इन्फेक्शन जो है बॉडी में, ये कंप्लीटली क्योर होने में थोड़ा टाइम लगता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो 5 दिन के ट्रीटमेंट, 7 दिन के ट्रीटमेंट में कंप्लीट क्योर हो जाता है। मगर फंगल अगर इन्फेक्शन है तो वो सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है, और फंगस को मारना उतना आसान नहीं होता है, वो बहुत लॉन्ग प्रोसीडियर, लॉन्ग टाइम होता है। इसीलिए किसी किसी वुमन के बॉडी में ये जो इन्फेक्शन है, वेजाइनल इन्फेक्शन ऑफ फंजाई और कैंडिडा इन्फेक्शन, कैंडिडायसिस भी बोलते हैं हम इसको, ये
बहुत दिन तक रहता है, क्योंकि साल भर भी रह सकता है, क्योंकि अगर प्रॉपर डोज ऑफ ट्रीटमेंट कंटिन्यू ना रखें और क्लोज ना करें। लोगों का एक ऐसा बीमारी होता है कि अगर एंटी फंगस ले लिया कुछ दिन के लिए, मतलब मानो कि 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बीच में सारे सिम्टम्स नॉर्मल हो गए हैं, तो लोग स्टॉप कर देते हैं वो मेडिसिन लेना, फॉलो अप नहीं करते डॉक्टर से। डॉक्टर बोलते हैं 2 हफ्ते के बाद फॉलो अप करो या 1 महीने के बाद फॉलो अप करो, करते नहीं है, क्योंकि देखते हैं कि सिम्टम ठीक हो गया तो चलो बंद कर देते हैं मेडिसिन, फॉलो अप भी नहीं करें। उसके बाद क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन में 90% चांसेस होता है कि वो फिर से बैक करेगा एक वो जो ट्रीटमेंट कोर्स होगा उसके बाद, और ये होता है 90% ऑफ द केस, तब जाके ऐसे फिर से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये गलत बात है। अगर आपको या फिर आपके परिवार में किसी को वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, वेजाइना में कैंडिडाइसिस हो गया, तो एक चीज़ याद रखना, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो बहुत सिंपल है, वो ऑलरेडी नोन प्रोटोकॉल है, ये डिजीज़ कंप्लीटली क्योरेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ आपको डॉक्टर की सलाह मानना चाहिए, जितनी देर तक ट्रीटमेंट किया जा रहा है उसको आपको फॉलो करना चाहिए, फॉलो अप करना चाहिए, क्योंकि 2-3 महीने 4 महीने भी लग सकता है कंप्लीटली इससे बाहर आने में। और किसी को अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया और फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ वगैरह है या फिर हाइजीन रिलेटेड कोई क्वेश्चन मार्क है, तो फ्यूचर में भी ये होने के चांसेस बहुत ही हाई रहता है। तो डॉक्टर्स कुछ हाइजीन के बारे में आपको बात करेंगे, जिसको आप ध्यान से पालन करें, तो आपको बेहतर ट्रीटमेंट रिजल्ट मिलेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट वेजाइनल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन ऑफ वेजाइना, कैंडिडायासिस। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको फ्यूचर में मिलता रहे। थैंक यू, बाय।